नेक्स्ट टॉपिक ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जिसमें हम बिजनेस एथिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या होता है बिजनेस एथिक्स। तो एथिक्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें एथिक्स का मीनिंग क्लियर करना होगा। तो एथिक्स होता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। ठीक है, इस चीज़ को जब हम अपने बिजनेस की डिसीजंस को लेते वक्त ध्यान में रखते हैं उसे हम बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू मोरल प्रिंसिपल्स, मतलब कि हमारे नैतिक मूल्यों से जुड़े हुए प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमारे बिजनेस में हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं। और अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना होता है तो हम हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। ओके, अब जो एथिक्स हैं, अगर आप एथिक्स को फॉलो करते हैं, मतलब कि अगर आप अपनी जीवन शैली में आपने कुछ अपने नैतिक मूल्य बनाए हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपको फेयरनेस देंगे, ऑनेस्टी देंगे, ट्रांसपेरेंसी देंगे, अकाउंटेबिलिटी देंगे। ऐसे ही अगर हम बिजनेस में एथिक्स का यूज़ करते हैं तो हमारे बिजनेस में फेयरनेस आती है, मतलब हम किसी के साथ भी कोई किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। दूसरा क्या है, ऑनेस्टी आती है। ऑनेस्टी का मतलब क्या है, ईमानदारी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, पारदर्शिता आती है, मतलब सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट क्लियर होती है सबको। ओके, और अगर एथिक्स होते हैं तो एथिक्स से हम जो है अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति को जो काम सौंपा गया था उसके लिए उसको हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। ठीक है, जितने भी हम डिसीजन लेते हैं हमारे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में या फिर हमारे बिजनेस के किसी भी ब्रांच में मैनेजमेंट की, तो उन सब का एक एथिकल कंसिक्वेंस होता है, चाहे वो कंसिक्वेंस पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ओके, सो बिजनेस एथिक्स के बारे में हमें ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर आप इसको पढ़ रहे हैं या फिर आप इस किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये नॉलेज इसके लिए सफिशिएंट है। अब इसके बारे में और जानना है तो नेक्स्ट देखते हैं कि बिजनेस एथिक्स की जरूरत क्यों होती है ऑर्गेनाइजेशन को। बिजनेसमैन को बिजनेस एथिक्स फॉलो क्यों करनी है। देखो, बिजनेस जो है वो सोसाइटी में ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, बिजनेस सोसाइटी के रिसोर्सेज का यूज कर रहा है। ठीक है, और अब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टूवर्ड सोसाइटी कि वो कुछ भी ऐसा काम ना करे जिससे सोसाइटी को हार्म पहुंचे। लाइक कोई पोल्यूशन क्रिएट ना हो वहाँ पे, किसी भी तरह की मिस हैपनिंग्स ना हो उसके बिजनेस की वजह से। तो बिजनेस को ये इंश्योर करना पड़ता है, और ये इंश्योर करने के लिए बिजनेस एथिक्स आर नीडेड। ओके, अगर वो एथिक्स को फॉलो नहीं करेंगे, मतलब वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस करेंगे। अनएथिकल प्रैक्टिसेस क्या हो गया कि उन्होंने जो भी उनका वाटर है, जो मतलब बिजनेस में आप जैसे वाटर यूज कर रहे हो कोई, और वो जो गंदा पानी है उन्होंने वो वहाँ रास्ते में ऐसे ही खुला छोड़ दिया, उससे वहाँ पे मच्छर पैदा होंगे, उससे बीमारियां होंगी। तो ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है। इसके अलावा बिजनेस क्या कर सकता है, तो बिजनेस उस पानी को ट्रीट करवा सकता है, उस गंदे पानी को। ठीक है, तो हमेशा बिजनेस को क्या इंश्योर करना है कि वो एक एथिकल प्रैक्टिस को फॉलो करे। अगर वो अनएथिकल जाएगा, ठीक है, तो उससे उसकी रेपुटेशन, उसके ऊपर जो ट्रस्ट है लोगों का, जनरल पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो ब्रीच होगा, कोई इस पर ट्रस्ट नहीं करेगा। ओके, तो ये इसलिए भी बिजनेस एथिक्स की जरूरत होती है। अब हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज आज के टाइम पे स्टॉक मार्केट पे हैं उनके शेयर्स। ठीक है, तो अगर थोड़ी सी भी कोई गलती एक बिजनेसमैन करता है तो उसकी शेयर्स की जो प्राइस है वो एकदम से डाउन जा सकते हैं। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि एथिकल एक्सपेक्टेशंस जो लोगों की हैं उनको पूरा किया जाए। और ग्लोबलाइजेशन ऐसा है कि अब हर चीज़ ग्लोबल है आज के टाइम पे। इंटरनेट पे अगर आपने एक भी चीज़ ऐसी डाल दी उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कि वो ये अनएथिकल प्रैक्टिस कर रही है, अगर एक तरीके से एलिगेशन ही है, तो एलिगेशन के बेसिस पे भी जो शेयर्स हैं वो डाउन जा सकते हैं। तो आज के टाइम में बिजनेस एथिक्स जरूरी है कि ये होना ही चाहिए, मस्ट। अगर एथिक्स आप फॉलो करते हैं तो इससे आपका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं झूठ की जो उम्र होती है वो थोड़ी होती है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस करेंगे तो उससे आपके बिजनेस की जो उम्र है वो भी थोड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें बिजनेस एथिक्स चाहिए होते हैं। अब नेक्स्ट जो है इसमें हम बिजनेस एथिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो रॉबर्ट ग्रीनर ने जो डेफिनेशन दी है वो क्या है, प्रिंसिपल्स कंसर्न विद मॉरल जजमेंट्स इन बिजनेस सिचुएशंस। वो सारे जजमेंट की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, प्लीज इग्नोर इट राइट नाउ। और तो वो सारे प्रिंसिपल्स जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं बिजनेस के अंदर जिसमें हमारे कुछ नैतिक मूल्यों का यूज होता है, उसे हम बिजनेस एथिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद डेविड ने दी है कंडक्ट और एक्शंस दैट सपोर्ट ह्यूमन वेलफेयर। बिजनेस एथिक्स क्या है, इन्होंने बोला है कि वो सारे एक्शंस जो हम काम करते हैं वो जो कि ह्यूमन वेलफेयर को, मतलब मानव के कल्याण को सपोर्ट करें, वो सारे क्या है, हमारे बिजनेस के एथिक्स हैं। वो ही बिजनेस एथिक्स है। ठीक है, वो सिंपल सोबर डेफिनेशन है और आप इसके साथ भी जा सकते हैं, अपने एग्जाम में इसको लर्न कर सकते हैं और इससे आपके आंसर्स एनरिच ही होंगे। उसके बाद क्या है,
बिजनेस एथिक्स फॉर्म द बेसिस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इस लाइन को आप अपने कंक्लूजन में भी यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बिजनेस एथिक्स जो है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का हमारा बेसिस है। अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए अपने बिजनेस को इंश्योर करना है, उसकी सर्वाइवल को इंश्योर करना है, तो हमें बिजनेस एथिक्स को जरूर फॉलो करना चाहिए। जब भी हम कोई भी लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म डिसीजन लेते हैं, बिजनेस एथिक्स इज मस्ट। उसके बाद है बिजनेस एथिक्स का स्कोप कहाँ है, कि हम ऑर्गेनाइजेशन में इनको कहाँ कहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो हम कोई भी ब्रांच ऑर्गेनाइजेशन की, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी फंक्शनल यूनिट हो, हर जगह पे एथिक्स की ज़रूरत होती है। जब भी हम लाइफ में भी अगर हम कुछ करते हैं तो तब भी हमें एथिक्स की रिक्वायरमेंट होती है कि क्या सही है, क्या गलत है। ओके, तो वो चीज़ हमें क्लियर कट होनी चाहिए कि क्या एथिक्स है और क्या अनएथिकल है चीज़। ओके, तो इसमें जैसे हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या कर सकता है कि वो क्वालिटी पे फोकस करिए रेदर देन क्वांटिटी। ठीक है, अगर आप क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स अपने कंज्यूमर्स को देंगे तो वो एक एथिकल प्रैक्टिस है। अगर इसके अलावा अगर आप क्या कर रहे हैं, आप उसमें कुछ भी अ, मिलावट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट में, ठीक है, कुछ डुप्लीकेसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, एथिक्स खराब होंगे। तो वहाँ पे भी एथिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। मार्केटिंग में भी हो सकता है, मार्केटिंग में आप अच्छी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस का यूज़ करें रेदर देन कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट को भी हार्म पहुंचा रहे हैं, वो भी आपको नहीं करना है। एक फेयर कंपटीशन मार्केट में होना चाहिए, मार्केटिंग के फील्ड में भी। उसके बाद फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में क्या है, आपको जो पैसा है वो सही तरीके से कमाना है। ओके, तो यही ध्यान में रखना चाहिए हमेशा। एचआर में भी आपकी एम्प्लॉयज़ आपकी एसेट्स होते हैं, उनके साथ कोई भी भेदभाव को किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे। जैसे कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम देखते हैं जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, अगर ह्यूमन रिसोर्सेज के केस में बात करें तो वो होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का। आप सब लोग जानते होंगे कि जो विमेंस को जो सैलरी मिलती है एज कम्पेयर टू देयर मेल काउंटर पार्ट्स वो काफ़ी कम होती है। ओके, तो ये चीज़ भी इम्प्रूव करनी चाहिए, यहाँ पे भी एथिक्स काम पे आता है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि बिजनेस एथिक्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, फेयर प्राइसेस चार्ज कर सकते हो, मतलब कि आप रीजनेबल प्राइसेस चार्ज कर सकते हो अपने कंज्यूमर से, तो आप वो सेट करो। क्वालिटी पे फोकस करो, गुड ट्रीटमेंट होना चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एम्प्लॉयज़ को लगा रखा है काम पे और अनहेल्दी वर्किंग कंडीशंस है आपकी फैक्ट्री की या फिर आपकी ब्रांच की, ऑफिस की। तो वो चीज़ें भी हमें इंश्योर करनी है। ये नहीं है कि हम उनको सैलरी दे रहे हैं और हम उनको अच्छा वातावरण ना दें। एनवायरनमेंट इज ऑल्सो मैंडेटरी। ओके, और जो भी बिजनेस एथिक्स हैं हमारे, वो इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स सब पे अप्लाई होता है। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, आपने ये वर्ड काफ़ी बार सुना होगा। स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है कि वो सारे पर्सन्स जो जिससे हम जिनके ऊपर बेसिकली हमारे बिजनेस का अफेक्ट होता है किसी ना किसी प्रकार से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं। अगर हम कुछ करते हैं तो उनके ऊपर प्रभाव जाता है। ठीक है, तो स्टेक होल्डर्स होता है और एक होता है शेयर होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब जिनका स्टेक है हमारे बिजनेस में, जिनका इंटरेस्ट है। ओके, और शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, द रियल ओनर्स। मतलब इफ दे आर द इक्विटी शेयर होल्डर्स देन दे आर द रियल ओनर्स। ओके, ये क्लियर हो गया। बिजनेस एथिक्स हर जगह अप्लाई हो सकता है। ठीक, उसके बाद है बिजनेस एथिक्स की फीचर्स क्या होती हैं। भाई एथिक्स है तो ये हमारी मोरल वैल्यूज, मोरल जजमेंट्स के साथ कंसर्न होता है। यहाँ पे हमें राइट और रॉन्गनेस हर बिहेवियर की हम ये देखते हैं कि हमें क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, फेयर प्रैक्टिसेस का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंसेप्ट है हमारा, कि हमें क्योंकि बिजनेस सोसाइटी में ऑपरेट करता है, सोसाइटी के रिसोर्सेज का यूज़ करता है, ठीक है, उन्हीं को ही एक्सप्लॉइट करता है, तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टूवर्ड सोसाइटी की वो उसके लिए कुछ करे। ठीक है, तो ये उसी कॉन्सेप्ट पे हमारा बेस्ड है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करनी है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कम्स अंडर द बिजनेस एथिक्स। ठीक है, उसके बाद है रिक्वायर सेल्फ रेगुलेशन एंड डिसिप्लिन। बिजनेस एथिक्स जब आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी कंपनी को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डे बाय डे सेल्फ रेगुलेट करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, आपको देखना पड़ता है कहीं कुछ गलती ना हो रही हो। ठीक है, और अगर आप बिजनेस एथिक्स को फॉलो करते हो, सही चीज़ों को सही प्रैक्टिस का यूज़ करते हो, तो इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, एवरीथिंग अच्छी होती है, हर चीज़ अच्छी होती है। ठीक है, प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट। अब जैसे भी आपको कंडक्ट करना है, जैसे भी आपको अपने एक्शंस लेने हैं, जो भी डिसीजंस लेने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो सब किससे अफेक्ट होता है, बिजनेस एथिक्स से होता है। गाइडलाइंस का मतलब क्या है कि जो भी आप डिसीजन लोगे वो आपका बिजनेस एथिक्स से गाइडेड होगा। मतलब जो बिजनेस एथिक्स है वो आपको हेल्प करेगा, कोई भी आपको डिसीजन लेना है, कोई भी एक्शन लेना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये उसके लिए आपको गाइडलाइन देगा। गाइडलाइन का मतलब है एक प्री प्लान बताता है कि आपको ये करना है, ये पर्टिकुलर सिचुएशन हो गई तो आपको ये करना है। ठीक है, तो दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारा
एथिक्स एज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, भाई एथिक्स जो है ये एक काफ़ी रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। इट वेरीज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, ये हर कल्चर में वेरी करता है। जो हिंदू लोग होते हैं उनके कुछ अलग एथिक्स होते हैं, जो अदर रिलीजन्स के लोग होते हैं उनकी कुछ अलग एथिक्स होते हैं। बट अगर ओवरऑल बताऊं तो जो यूनिवर्सल एथिक्स है, जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं एथिक्स के, वो कोई भी रिलीजन हो उसमें सेम है, बट कुछ वेरिएशंस देखने को मिल सकती है। ठीक है। उसके बाद लीगल एंड सोशल इन्वायरमेंट का भी एथिकल स्टैंडर्ड्स पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है। वो कैसे, जैसे कि अगर सरकार ने आज ही लॉ पास कर दिया, गवर्नमेंट ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, जैसे कि हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जो विमेंस घर पे रहती हैं, ठीक है, तो उनको ऐसे ट्रीट ना किया जाए कि वो घर की सर्वेंट है, मतलब कि ये माना जाए कि वो उनको एक तरह से सैलरी वगैरह का कुछ कंसेप्ट होना चाहिए, ये बात उन्होंने बोली है। तो ये चीज़ भी एथिक्स को अफेक्ट कर रही है, जो हम समाज में देखते हैं कि औरतें घर तक सीमित रहेगी। ठीक है। तो उस चीज़ को, उसके ऊपर इसका प्रभाव हो रहा है। तो बिजनेसेस मस्ट अडेप्ट एथिकली टू डिफरेंट रीजन्स, और जो बिजनेस हैं वो डिफरेंट रीजन्स में होते हैं, तो उनको उन रीजन्स के हिसाब से एथिकल प्रिंसिपल्स को डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। और एथिक्स जो है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। मेरे लिए एथिक्स हो सकता है, जैसे मैं मानती हूँ कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है। किसी के लिए हो सकता है ट्रांसपेरेंसी। तो सबके अपने अपने एथिक्स होते हैं, और ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। ओके। कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, रिलीजन टू रिलीजन वेरी करता है। ठीक है। कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। ठीक है। उसके बाद है, अब बिजनेस एथिक्स में हमने इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी क्या होता है। बिजनेस शुड सर्व सोसाइटी बिफोर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रोटेक्ट एम्प्लॉइज, कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स, encourages eco-friendly production and CSR. What is CSR? This is corporate social responsibility. ओके। अब जो बिजनेस है वो सर्व करते हैं, करे सोसाइटी को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से पहले। ठीक है। वैसे बिजनेस का बिजनेसमैन बोलता है, अगर उनसे पूछे कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, तो बोलते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बताते हैं। बट ऐसा नहीं होता इन रियलिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है। तो इसमें बोला गया इस टॉपिक में कि उनको सोसाइटी का इंटरेस्ट ध्यान में रखना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज़, अपने कंज्यूमर्स, अपने इन्वेस्टर्स, सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए। ठीक है। और इससे जो है हमारा जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी इको फ्रेंडली होता है। ओके। नेक्स्ट है बिजनेस की और सोसाइटी के क्या रिलेशनशिप है। ठीक है। तो ये आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए, छोटे छोटे मिनी टॉपिक्स हैं जिनका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपको शॉर्ट नोट में आ सकता है आपके एग्जाम में। तो एक सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है बिजनेस से, मैंने भी बताया था बिजनेस सोसाइटी के रिसोर्सेज का यूज़ कर रहा है, तो सोसाइटी भी इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट करेगी, जैसे कि ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी बिजनेस से, रीजनेबल प्रैक्टिसेस, फेयरफुल प्रैक्टिसेस, एंड व्हाट एल्स। जो ग्रेजुएट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट्स हैं, अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं, वो क्या मांगेगी, वो एम्प्लॉयमेंट चाहेंगे। सोसाइटी जनरली वॉन्ट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल। ओके। एथिकल बिजनेस बिल्ड्स लॉन्ग टर्म गुडविल। अगर एक बिजनेस एथिकल होगा, ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म गुडविल को इंश्योर करेगा सोसाइटी में बिजनेस की। ठीक है। एक रेपुटेशन बिल्ड होगी। और अगर बिजनेस सोसाइटी की जो रिलेशनशिप है वो अगर वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो इससे जो बिजनेस की कॉर्पोरेट इमेज है वो बढ़ेगी, और उसके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी वैल्यू भी मैक्सिमाइज होगी। ओके। लॉन्ग टर्म में उसको काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो बिजनेस की कुछ जिम्मेदारियां हैं सोसाइटी के प्रति, क्योंकि वो सोसाइटी के रिसोर्सेज का यूज़ कर रहा है। सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है इन रिटर्न वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। यही ट्रांसपेरेंसी, रीजनेबल प्राइस, एम्प्लॉयमेंट, ये सभी तो मांगती है। अगर ये दोनों चीज़ें होंगी, एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, तो क्या होगा, हमारा एक गुड कॉर्पोरेट इमेज बनेगी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनेगी, जो एक पूरी की पूरी कंट्री के लिए एज अ होल रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करो। क्या होता है कोड ऑफ कंडक्ट? एक होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? ये कुछ एथिकल गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, जो आपको फॉलो करनी होती है। कुछ कोड्स होते हैं, जब भी आप कोई एक्शन लें, कोई किसी प्रकार का किसी बिहेवियर में आप इन्वॉल्व हैं, तो आपको इन कोड्स को फॉलो करना होता है। ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है एथिकल गाइडलाइंस का। इट स्पेसिफाइज एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। ये बताता है कि क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है और क्या चीज़ अनएक्सेप्टेबल है। ओके। ये इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्रिएट कर देता है कि क्या चीज़ आपको करनी है और क्या चीज़ आपको नहीं करनी है। और ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन, फेयरनेस, जो भी हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं एथिक्स के, वो सारे प्रिंसिपल्स को ही इंश्योर करता है। तो ये होता है कोड ऑफ कंडक्ट। हर ऑर्गेनाइजेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आप अगर आपकी कंपनी में
कोई पर्सन आ रहा है, ठीक है, सपोज करिए कोई कस्टमर आ रहा है, कोई सेल परचेज करने के लिए वो आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसने कोई चीज़ प्रोडक्ट आपसे परचेज नहीं किया है तो आप उसको बाहर का रास्ता दिखाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता। आपको हमेशा उसके साथ एक्सेप्टेबल बिहेवियर करना होता है। ओके, चाहे वो आपसे सामान लेकर जाए या ना लेकर जाए, आपको क्या बोला है, थैंक्स फॉर विजिट, ओके, प्लीज विजिट अगेन, योर बिहेवियर शुड बी अप टू द मार्क। ठीक है, तो दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट जो आप अपने एम्प्लॉयज को, आपके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, उनकी कैसे उनको बिहेव करना है, ये बताता है ये बेसिकली। ठीक है, अब एथिक्स की जो प्रिंसिपल्स हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, तो इसमें हेल्प मैनेजर्स डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं हेल्प करते हैं मैनेजर्स को कि क्या राइट और रॉन्ग में डिस्टिंक्शन करने में। दूसरा क्या है, ये एथिकल डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करती हैं। प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर, जो एक ऑथोरेटिव स्ट्रीक आ जाती है, डिक्टेटरशिप आ जाती है, उसको प्रिवेंट करने में ये हेल्प करता है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स, एथिक्स जो है हमारी वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि ये जो है यहीं पर एप्लीकेबल है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है, हर कंट्री में एप्लीकेबल है, हर इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है। ठीक है, डिग्री जो है, मतलब जो इनकी डिग्री है वो वेरी कर सकते हैं, कहीं पर बहुत स्ट्रोंगली एथिक्स को फॉलो किया जा रहा है, कहीं पर मॉडरेटली फॉलो किया जा रहा है, तो वो वेरी कर सकती है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो इनके जो एप्लीकेशन है दैट इज यूनिवर्सल, हम बोलते हैं ना ऑल परवेसिव, तो वही ऑल परवेसिव है एथिक्स हमारे। ठीक है, चाहे बिजनेस हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे हम कहीं पर भी हो, हम चाहे कोई रिलीजन फंक्शन हो, हर जगह पे एथिक्स फॉलो होती हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, ऑल परवेसिव है, हॉस्पिटल हो गया, वहाँ पे भी एथिक्स फॉलो होती है। नेक्स्ट है वैल्यूज। वैल्यूज क्या होती है, वैल्यूज बेसिकली अगर आप हिंदी में समझे तो ये मूल्य होते हैं जीवन के, एक व्यक्ति के अपने खुद के मूल्य होते हैं। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं हम वैल्यूज। तो वैल्यूज आर बिलीव्स व्हाट इज डिजायरेबल। वैल्यू वो विचार है हमारी, वो विश्वास है हमारा, जो हम सोचते हैं कि होना चाहिए। ठीक है, हर पर्सन के जीवन में उसके कुछ मूल्य होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं जिनको फॉलो करता है। ठीक है, तो यही उसके उस पर्सन के बिहेवियर को, उसके डिसीजंस को, उसके एटीट्यूड को अफेक्ट करते हैं। जिस तरह का भी उसका वैल्यू सिस्टम होगा उसके बेसिस पे वैल्यूज ही लीडरशिप स्टाइल को शेप करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन है, वो पार्टिसिपेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है कि उसकी वैल्यू है कि भाई पार्टिसिपेशन से ही काम होना चाहिए, तो वो लेजस फेरी, इस तरह की पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल, इस तरह की लीडरशिप स्टाइल को चुनेगा। बट अगर किसी का है कि उसको ये है कि सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए अथॉरिटी का, उसकी वैल्यू ये है कि भाई एक ही व्यक्ति काम करे, एक बताए सबको, तो वो ऑथोरेटिव स्टाइल को यूज़ करेगा। ठीक है, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग को प्रेफरेंस देगा। तो वैल्यूज़ का भी काफ़ी इफेक्ट होता है हमारे लीडरशिप स्टाइल पे और हमारे मोटिवेशनल स्टाइल पे भी, और बहुत सारी जगह पे वैल्यूज़ अफेक्ट करती हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन की का भी एक वैल्यू सिस्टम होता है। ठीक है, उसके बाद है वैल्यूज़ आती कहाँ से हैं, आप वैल्यूज़ को सीखते कहाँ से हो, आप अपनी अपब्रिंगिंग से सीखते हो, मतलब फैमिली से सीखते हो, अपने फादर से, मदर से, कज़न से, ब्रदर से, सिस्टर से। तो आप कुछ वैल्यूज़ सीखते हो, जैसे कि अगर आपके घर में एक वैल्यू है कि अतिथि देवो भव, कि अतिथि का सत्कार होना चाहिए चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो ये एक वैल्यू मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो इस वैल्यू को सीखते हैं, कहीं से भी हो। ठीक है, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस से भी आप काफ़ी सारी वैल्यूज सीखते हैं। ठीक है, एजुकेशन से आप क्या वैल्यूज सीखते हैं, मोस्टली हम क्या सीखते हैं कि हमें किसी को भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, ये हम एजुकेशन से सीखते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। एजुकेशन अगर हम पढ़ते हैं तो हमें मेल फीमेल में जो डिफरेंसेस हैं हम उनको इतना तवज्जो नहीं देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से भी हम वैल्यूज सीखते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में है कि आपको हमेशा पार्टिसिपेशन से काम करना है, आपको एक टीम की तरह काम करना है। अगर कोई व्यक्ति पहले इंडिविजुअली सब काम करना पसंद करता था तो वो बाय द टाइम उस चीज़ को अपने अंदर अडेप्ट कर लेता है कि उसको टीम के साथ ही रहना है, टीम के साथ ही काम करना है, तो ये वैल्यूज़ भी डेवलप हो जाती हैं। और वैल्यूज़ की जिस तरह के लीडर को आप फॉलो करते हो, ठीक है, चाहे वो एक रिलीजन से रिलेटेड टीचर्स जो होते हैं, हमारे धर्म गुरु होते हैं, उनको आप फॉलो करते हो तो आप उनसे वैल्यूज सीखते हो। ठीक है, अगर आप किसी फिल्म स्टार को, आप किसी क्रिकेटर को देखते हो तो उससे भी लोग जो है, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो वही वैल्यूज अडॉप्ट करते हैं जो उनके लीडर्स कर रहे हैं। तो वैल्यूज जो है यहाँ से भी आती हैं।
उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ का क्लासिफिकेशन है, कुछ वैल्यूज़ हमारी थियोटिकल होती है, इकोनॉमिक होती है, एस्थेटिक, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस। तो थियोटिकल में क्या है, वो वैल्यू जिसमें हमारा ज्ञान, सच्चाई, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। इकोनॉमिक में हमारी वैल्यूज जैसे कि हमने ये हमारा हो गया कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को इंश्योर करना है अपने शेयर होल्डर्स की, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को भी इंश्योर करना है शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को करना है। तो ये हमारी इकोनॉमिक वैल्यू होगी। नेक्स्ट है एस्थेटिक। एस्थेटिक वैल्यूज़ क्या होगी, किसी को काफ़ी ब्यूटीफुल चीज़ें जो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है, वो उन चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, तो वो होगी एस्थेटिक वैल्यू। दूसरा हो गया सोशल। सोशल वैल्यूज़ क्या होती हैं, हम ह्यूमन वेलफेयर को चाहते हैं, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन वेलफेयर को इंश्योर करना चाहती है, ठीक है। एक प्रोडक्शन मैनेजर कंज्यूमर वेलफेयर को इंश्योर करना चाहता है, ठीक है। पॉलिटिकल में क्या वैल्यूज़ होती हैं, एक व्यक्ति का ये वैल्यू हो सकती है, उसको पावर चाहिए, उसको इन्फ्लुएंस चाहिए, ठीक है। रिलीजियस में क्या होता है कि आप यूनिटी, एकता चाहते हैं, और मीनिंग्स जो है क्लैरिटी लाना चाहते हैं अपने थॉट्स में, अपनी जो भी लाइफ दिनचर्या है उसमें, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इनका कैटेगराइजेशन हुआ है। नेक्स्ट है बिजनेस एथिक्स की ज़रूरत क्यों होती है, हमने नीड में भी पढ़ा, ठीक है। तो दोबारा फिर पढ़ लेते हैं। इससे आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करता है, आप इससे कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या होते हैं, रीजनेबल प्राइस पे उनको चीज़ मिले, क्वालिटी में मिले, ठीक है। उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी बुरा व्यवहार या कोई भी बुरी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उनको रीजनेबल प्राइसेस पे चीज़ें मिले, और भी बहुत सारे होते हैं। तो अगर आप एथिक्स को फॉलो करोगे तो आप ये सब चीज़ें तो जो सही चीज़ें हैं वो तो करोगे ही, तो उनके कंज्यूमर राइट्स ओवरऑल ही प्रोटेक्ट हो जाते हैं, और इससे समाज का भी वेलफेयर होता है क्योंकि आप सही चीज़ें करते हो। दूसरा क्या है, स्टेक होल्डर्स के साथ आपके रिलेशंस मजबूत होते हैं, क्योंकि स्टेक होल्डर्स का भी इंटरेस्ट होता है। अगर आप सब कुछ अच्छा करोगे तो स्टेक होल्डर्स को भी फ़ायदा होगा इससे। उसके बाद है सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। अब ये जो हमारे पॉइंट्स है ना, जो हमने 4 पॉइंट्स ही डिस्कस करे हैं, इनका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और ज़्यादा डीपर इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, अगर आप एथिक्स फॉलो करेंगे तो क्या होगा, आपका बिजनेस लंबा चलेगा। जो अनएथिकल फर्म्स होती हैं उनको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स तो हो जाते हैं, ठीक है, बट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी उन्हें नहीं मिलती, ठीक है। तो अब अगर आपको सर्वाइवल को इंश्योर करना है तो वो ट्रस्ट से ही होगी, विश्वास से होगी। विश्वास कब आएगा, जब एथिकल प्रैक्टिसेस बिजनेस के अंदर यूज होंगी, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर राइट्स का प्रोटेक्शन होता है, क्योंकि आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप क्वालिटी गुड्स देंगे एट फेयर प्राइसेस देंगे, इससे कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो उसका जो कंज्यूमर राइट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अगर आप जो है एथिकल प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हो और कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, अगर वो मार्केट में थ्राइव करने की कोशिश कर रही है, तो आप उसको कैप्चर नहीं करोगे, एक्वायर नहीं करोगे, तो ये भी एक एथिकल प्रैक्टिस होती है। आप उसको एक तरह से मार्केट में फलने फूलने दोगे, थ्राइव करने दोगे, तो आप इसमें फेयर कंपटीशन को इंकरेज करोगे, बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, जिसमें सबका, बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास तो वही चीज़ होती है बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें कि हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दोनों ग्रो करते हैं। अगर एक ही इंडस्ट्री ग्रो करेगी लार्ज स्केल तो अच्छा नहीं रहता, तो वो इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ होता है, ठीक है। उसके बाद है बेटर रिलेशंस विद सोसाइटी, आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, आपकी पब्लिक इमेज इंप्रूव होगी, आपके कन्फ्लिक्ट जो है, झगड़े जो है समाज से, वो कम होंगे, क्योंकि काफ़ी लोग क्या होते हैं, केस कर देते हैं बिजनेस के ऊपर, एक लीगल केस फाइल कर देते हैं जब भी उन्हें लगता है कि ये बिजनेस गलत कर रहा है, जिससे बिजनेस की कॉर्पोरेट इमेज अफेक्ट होती है, ठीक है। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस फॉलो करेंगे तो कोई सोसाइटी आपके ऊपर किसी भी प्रकार का केस फाइल नहीं करेगी, ठीक है। और इससे आपकी जो आपस में रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे होंगे, और आपकी ओवरऑल पब्लिक इमेज अच्छी होगी। देन म्यूचुअल बेनिफिट्स, अगर आप क्या करते हैं, एथिकल प्रैक्टिस को यूज़ करते हैं तो फर्म जो है वो गुडविल को गेन करती हैं, एंड हायर सेल्स आपकी होती हैं, और कंज्यूमर को भी फेयर ट्रीटमेंट मिलता है, तो कंज्यूमर भी खुश, आप भी खुश, क्योंकि अगर आपने अच्छी चीज़ें दी है मार्केट में, आप अच्छा क्वालिटी में प्रोडक्ट दोगे तो सेल आपकी डेफिनेटली बढ़ेंगी, एंड लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट्स होंगी, और एम्प्लॉय को भी जस्टिस मिलेगा और रिस्पेक्ट मिलेगी। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स जो हमारे बिजनेस के साथ जुड़े होते हैं, वेदर इट इज शेयर होल्डर, उनको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मिलेगा, कंज्यूमर्स को फेयर ट्रीटमेंट, अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, एम्प्लॉयज़ को जस्टिस, रिस्पेक्ट मिलेगा, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो एम्प्लॉयज़ भी उसके साथ ग्रो करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अकेली ग्रो नहीं करती। उसके बाद अदर बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होगा, एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड फील करेंगे, ठीक है। इससे कस्टमर की लॉयल्टी बिल्ड होगी, अगर आप अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं तो कस्टमर आपकी ही प्रोडक्ट की तरफ लॉयल हो जाएंगे, और इससे एक ब्रांड जो कल्चर है वो भी क्रिएट हो सकता है, और
इन्वेस्टर्स जो हैं वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि आपका बिजनेस अच्छा कर रहा है और अच्छे से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। अब कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी पे एथिक्स का क्या इन्फ्लुएंस होता है? स्ट्रैटेजी इन्फ्लुएंस बाय एग्जीक्यूटिव पर्सनल वैल्यूज, ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्ट लीडरशिप प्रायोरिटीज, एथिक्स अफेक्ट फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। मतलब कि जो एथिक्स है वो कोई व्यक्ति है, अगर जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी कुछ अपनी वैल्यू सिस्टम है तो उसका पर उनके अपने एथिक्स का प्रभाव हमारी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी पे पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो लीडरशिप की प्रायोरिटीज को रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। और एथिक्स जो है वो हमारे फॉर्मुलेशन को, इम्प्लीमेंटेशन को, हर जगह, हर स्ट्रैटेजी के हर पड़ाव पे जो भी हम स्ट्रैटेजी की स्टेजेस होती हैं उसको डिफाइन करने की, इस्टेब्लिश करने की, तो वहाँ पे एथिक्स उसको अफेक्ट करेगा। उसके बाद जो एथिक्स हैं वो ऑब्जेक्टिव सेटिंग को भी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी, ठीक है। जैसे कि कुछ जो हमारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उनका रहता है प्रॉफिट ओरिएंटेड, ठीक है। प्रॉफिट ओरिएंटेशन हो, किसका रहता है सोशल ओरिएंटेशन हो, सोशल ओरिएंटेशन बेसिकली एनजीओज का रहता है, ठीक है। तो एथिक्स का जो प्रभाव है हमारी ऑब्जेक्टिव सेटिंग पे भी होगा। अगर कोई प्रॉफिट ओरिएंटेड लीडर है, उसे चाहिए कि प्रॉफिट्स होने चाहिए तो वो रिटर्न्स पे फोकस करेगा, ठीक है। और सोशल ओरिएंटेड वेलफेयर पे फोकस करेगा। तो वैल्यूज जो है वो स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन को भी अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले एथिक्स को पढ़ा था, अब हम वैल्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं। देन इन्फ्लुएंस ऑन स्ट्रैटेजी चॉइस, एग्रेसिव वर्सेस स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजीज। एग्रेसिव में क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ मार्केट में कोई चेंज आता है तो आप एकदम से उसको ग्रैब करने की कोशिश करते हो। स्टेबिलिटी में क्या होता है, आप देखते हो, एनालाइज करते हो, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हो, ठीक है। तो ये भी एक वैल्यूज ही होती है कि कुछ को होता है कि हम एकदम से जो चीज़ मिले एकदम से उसको ले लें। जो रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है वो हमारी वैल्यूज से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। जब भी हम स्ट्रैटेजी को चूज करेंगे तो तब भी हमारी जो वैल्यूज है वो अफेक्ट करती है। जैसे एथिक्स करता है, एथिक्स गाइड करते हैं हमें कि अल्टरनेटिव सिलेक्शन अगर हमें कहीं पे लेना होता है, कोई भी अगर दो सिलेक्शन है हमारे पास, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं सॉरी, तो उसमें एथिक्स हमें गाइड करेगा कि हमें किस अल्टरनेटिव के साथ मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। तो एग्रेसिव वर्सेस स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, इसमें आप एग्जांपल के तौर पे यूज़ कर सकती हो कि इसका इन्फ्लुएंस इस तरीके से होता है। उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑन इम्प्लीमेंटेशन। जब भी हम स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो इसका इन्फ्लुएंस तब भी होगा। पार्टिसिपेटिव लीडर्स इन्वॉल्व एम्प्लॉयज, ऑटोक्रेटिक लीडर्स इम्पोज डिसीजंस, लीडरशिप वैल्यूज रिफ्लेक्ट इन पॉलिसीज। जो भी पार्टिसिपेटिव लीडर होगा हमारा वो एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है, जब भी वो इम्प्लीमेंट कर रहा है अपनी स्ट्रैटेजी को, ठीक है। ऑटोक्रेटिक क्या करेगा, इम्पोज करेगा डिसीजंस, ठीक है। तो जो लीडरशिप वैल्यू है वो रिफ्लेक्ट होती है हमारी पॉलिसीज में भी। अब गुड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ये जो पूरे चैप्टर में हमारा एथिक्स वैल्यूज ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर है, तो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में इससे पहले भी वीडियोस मैंने कवर अप किए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं अगर आप और ज़्यादा डीपर जाना चाहते हैं। वैसे ये भी काफ़ी इनफ होगा आपके लिए। तो इसमें हम कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है हमारे क्लियर होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, वो मेजरेबल होने चाहिए कि उनको मेजर कर सकें, और हमारे एथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ वो अलाइंड होनी चाहिए, मतलब उनके साथ मैच करनी चाहिए। कोई भी इनकन्सिस्टेंसी जो है वो हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है हमारे टाइम बाउंड होने चाहिए, मतलब कि उनको हम एक समय के भीतर अचीव कर सकें, वो ऐसी होनी चाहिए। बैलेंस्ड होनी चाहिए, जिसमें हम, बैलेंस का मतलब क्या है, हम प्रॉफिट को भी ध्यान में रखें एंड कस्टमर वेलफेयर को भी ध्यान में रखें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ध्यान में रखें, ठीक है। और अगर आप टाइम फ्रेम में उनको अचीव कर लेते हैं तो इससे आपकी इफ़िशिएंसी बढ़ती है। उसके बाद आपको जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको पीरियडिकली रिव्यू करना चाहिए, रेगुलर इवैल्यूएशन करना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें करेक्शन करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और इन कंक्लूजन हम ये बोल सकते हैं कि जो बिजनेस एथिक्स हैं वो हमारे बिजनेस के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं, उसकी स्ट्रैटेजिक सक्सेस के लिए और लंबे समय तक बिजनेस को चलाने के लिए। और जो वैल्यूज़ हैं वो भी हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। जो एथिकल प्रैक्टिसेस हैं वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को और सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करती हैं। और इसमें ऑब्जेक्टिव भी हमें ध्यान में रखने चाहिए, उनका भी क्लियर, जो भी हमारे गाइडलाइंस हैं ऑब्जेक्टिव को सेट करते वक्त वो ध्यान में रखनी चाहिए। और हमें ऑब्जेक्टिव्स को टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए कि उसमें कोई भी हम उससे डेविएट ना हो जाए, ठीक है। तो पहले हमने एथिक्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा, और फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़े। अगर आप ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो इससे पहली वीडियोस हैं, आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।